नमस्कार साथियों, मैं अभिनंदन वशिष्ठ हिंदी व्याकरण चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्रिया से भाग 2 के बारे में बात करेंगे। पहले क्रिया के बारे में बताया था और कुछ उलझनें थी उनके बारे में बताया था। आज हम उसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले 1-2 प्रश्न जो पूछे गए हैं उनके बारे में जानकारी करते हैं। ये प्रश्न पूछा है महेश कुमार जी है कोई, उन्होंने पूछा है उसने लड़के को बुलाया, लड़के ने खाना खाया, तब वह वहां से चला गया। ये किसी गद्यांश के बारे में कहा गया, गद्यांश में पूछा गया था और ये पूछा गया था लड़के में कौन सा वचन होगा, एक वचन या बहुवचन। और दूसरा पूछा था प्रश्न लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। विकल्प में लड़के, लड़का, लड़कों और लड़कों, लड़के। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। उसने लड़के को बुलाया और लड़के ने खाना खाया, तब वह वहां से चला गया। तो लड़का शब्द का ये रेखांकित जो पद है वो किस वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर होगा आपका एक वचन। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका, लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका लड़के। अब देखिए ऊपर चलते हैं। सबसे पहले कि लड़का का बहुवचन यहाँ पर लड़के बता रखा है, तो यहाँ पर एक वचन कैसे रह गया। तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, कभी भी वचन संबंधी जो प्रश्न है उसमें सबसे पहले किसी भी शब्द संज्ञा शब्द का लिंग देखा जाता है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तीनों तरीके से लिखते हैं इसको, ये तीनों ही सही है, परंतु प्रचलन में सबसे ज्यादा ये चलता है। लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा आपका लड़की, परंतु इसमें एक वचन है, क्यों है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी शब्द है उसका वचन देखते हैं। अब ये जो लड़का शब्द है ये संज्ञा है और संज्ञाओं के वचन होते हैं आपके, और ये पुल्लिंग शब्द है। तो आकारांत जो पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द आपके आकारांत। आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय पीछे आ के स्थान पर ए जोड़ देते हैं। जैसे शब्द आया आपका घड़ा, इस आ को हटा देंगे तो क्या रह जाएगा आपका घड़, और इसमें क्या जुड़ जाएगा आपका ए, तो क्या बन जाएगा आपका घड़े। ताला, ये भी पुल्लिंग शब्द है, संज्ञा शब्द। इसमें से आ को हटा देंगे, ए जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये ताले। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, और भी शब्द है जैसे गन्ना में जोड़ा तो क्या बनेगा आपका गन्ने। तो ये जो है आपके, तो सबसे बड़ी जो बात है कि जब ये बहुवचन बन गए हैं, यदि इनके साथ कोई भी कारक चिन्ह जुड़ गया तो ये हमेशा एक वचन में ही रहेंगे। ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब जैसे घड़े में पानी कम है, अब घड़े में पानी कम है, अब बताओ घड़ों की संख्या एक है या ज्यादा है। तो सीधा सा उत्तर होगा आपका एक। ताले में जंग लग गई, अब एक ताले में लगी है या 10-12 तालों में लग गई है, तो किस में लगी है एक में ही लगी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका एक। यानी इनके साथ कोई भी कारक चिन्ह, संबोधन तो आएगा नहीं, कोई भी कारक चिन्ह, जैसे ताले में, घड़े में कारक चिन्ह लगा दिया आपका, तो ये क्या रहेंगे आपके एक वचन ही रहेंगे। क्या रहेंगे आपके एक वचन ही रहेंगे।
अब कह रहा है कि लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो लड़का शब्द क्या हो जाएगा आपका लड़के। अब कहोगे सर लड़कों भी होता है, बिल्कुल होता है। तो बहुवचन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके विकारी और एक होते हैं आपके अविकारी, यानी एक तिर्यक और एक अतिर्यक। जब विकल्प में दोनों दिए हुए होते हैं तो उत्तर हमेशा अतिर्यक रहता है, यानी अविकारी, जिसके साथ कारक चिन्ह नहीं जुड़ता है। तो तिर्यक क्या है कारक चिन्ह, उसमें शब्द चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, उनके पीछे हमेशा ओ जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ओ। जैसे लड़कों, लड़की का, लड़की का आपसे मैंने पूछा बहुवचन बताइए तो आप बताओगे लड़कियां, और लड़कियों भी होता है परंतु आपसे पूछा जाए तो आपने क्या उत्तर दिया था आपका लड़कियां। गाय का पूछा तो क्या उत्तर दोगे आप गाय। दीवार का पूछा तो क्या उत्तर दोगे आप दीवारें, जबकि दीवारों भी होता है गायों भी होता है। जब ओ आएगा, क्या आएगा आपका ओ, तो इसके बाद में कारक चिन्ह अवश्य जुड़ा रहेगा। क्या जुड़ा रहेगा आपका कारक चिन्ह अवश्य जुड़ा रहेगा। अतः स्पष्ट है कि इसका उत्तर तो क्या रहा आपका एक वचन, और लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या रहेगा आपका लड़के। और कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं जिसमें दोनों विकल्प दिए हुए हैं। यूपी में भी आया था लगभग 2015 के आसपास, चाकू का बहुवचन रूप क्या होगा। तो चाकू, सबसे पहले देखिए आप चाकू का बहुवचन रूप क्या होगा, उसमें चाकू भी दे रखा था और चाकुओं भी दे रखा था। अब विकल्प में दोनों ही थे, अब उत्तर क्या करना है असमंजस की स्थिति में। सबसे पहले चाकू शब्द को देखेंगे, संज्ञा शब्द है, वो उसका लिंग क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है। तो चाकू गिर गया एक वचन, और चाकू गिर गए। अब चाकू गिर गए तो चाकू के बाद में कोई भी कारक चिन्ह आपका नहीं है, इसलिए चाकू का बहुवचन रूप क्या रह जाएगा आपका चाकू। यदि चाकू नहीं होता विकल्प में तो उत्तर क्या करना पड़ता आपको चाकुओं करना पड़ता। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने क्रिया के भाग पर। एकर्मक व सकर्मक के बारे में बात कर रहे थे। पहचान के लिए बताया था हमने क्या, किसे या किसको, और ये भी बताया था ये अप्राणी और ये प्राणीवाचक। और जब स्थिति ऐसी हो कि पहचानना कठिन हो तो क्या के बजाय हमने क्या बताया था किसको से प्रश्न करना है। किससे प्रश्न करना है आपको किसको से। जैसे कटोरे में पानी उबल रहा है, मेरा घाव पक गया, घास सूख गई, खेत में फसल लहर रही है। अब देखिए, अब वाक्य में स्थिति आ जाती है तो आप देखेंगे क्रिया क्या है आपकी उबलना, क्रिया क्या है पकना, क्रिया क्या है आपकी सूखना, और क्रिया क्या है आपकी लहरना। अब आप इनसे क्या लगा करके प्रश्न करोगे तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। क्यों गड़बड़ा जाती है, क्योंकि जो ये कर्ता है वो अप्राणीवाचक है, और अप्राणीवाचक का उत्तर हमेशा क्या से मिलता है। जैसे क्या उबल रहा है तो आपका उत्तर क्या होगा साहब पानी, जबकि पानी तो करता है, उबलने का काम कौन कर रहा है आपका पानी। क्या पक गया उत्तर क्या करोगे आप घाव, क्या सूख गई उत्तर क्या करोगे आप घास, क्या लहर रही है उत्तर क्या करोगे आप फसल। तो इनको भूलवश आप क्या समझ बैठोगे कर्म समझ बैठोगे, जबकि ये तो वास्तविक रूप में करता है। तो क्या प्रश्न करना है आपको किसको उबल रहा है तो कोई उत्तर नहीं आएगा। क्या किसको पक गया कोई उत्तर नहीं आएगा।
किसको सूख गई, कोई उत्तर नहीं आएगा, और किसको लहर रही है तो भी कोई उत्तर नहीं आएगा। और एक और उदाहरण जो परीक्षाओं में काफी बार पूछा गया है, जैसे गेहूं पिस रहे हैं, गेहूं पिस रहे हैं। अब आप प्रश्न करोगे क्या पिस रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा आपका गेहूं, जबकि पिसने की क्रिया क्या है आपकी खुद के द्वारा हो रही है। तो पिसना, ये पिसना क्रिया कैसी है आपकी अकर्मक, और सकर्मक क्या है आपकी पीसना। अब कोई ना कोई पीसेगा, और यहाँ पर गेहूं क्या है अपने आप पिस रहे हैं। तो किसको पिस रहे हैं, तो कोई उत्तर नहीं मिलेगा, तो क्रिया कैसी हो जाएगी आपकी अकर्मक हो जाएगी। तो पिसना क्रिया अकर्मक हो गई, लहरना अकर्मक हो गई, सूखना अकर्मक हो गई, पकना अकर्मक हो गई, और उबलना क्या हो गई आपकी अकर्मक हो गई। अब इनको, ये तो है सिद्ध धातु, कैसी धातु आपकी सिद्ध, यदि इनको साधित या व्युत्पन्न बना दिया जाए तो ये सकर्मक हो जाएंगी। जैसे उबलना से उबालना, पकना से पकाना, माताजी खाना पका रही है, मैं पानी उबाल रहा हूं। सूखना से सुखाना, मैं कपड़े सुखा रहा हूं। तो क्या सुखा रहा हूं, कपड़े, किसको सुखा रहा हूं, कपड़ों को सुखा रहा हूं। खेत में फसल लहर रही है, गेंदबाज गेंद को लहरा रहा है, या गेंदबाज गेंद लहरा रहा है। तो किसको लहरा रहा है, गेंद को। गेहूं पिस रहे हैं, तो दुकानदार गेहूं को पीस रहा है, तो किसको पीस रहा है, गेहूं को। तो वो हो जाएंगी आपकी साधित धातु। ये तो है आपकी सिद्ध धातु, क्या है आपकी ये सिद्ध धातु। और इनको यदि साधित, ये लंबा मैटर है बहुत ज्यादा कि सब सिद्ध क्या है और साधित क्या है, तो आपको तो ये लगा करके देखना है सीधा अकर्मक और सकर्मक वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विवादास्पद, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। अब आप कईयों के उत्तर होंगे सकर्मक, और कईयों के उत्तर होंगे आपके अकर्मक। इसमें सकर्मक 80 से 90%, और अकर्मक 10 से 5%। तो क्रिया का आधार कुछ इस तरह की से है कि जो परीक्षाओं की दृष्टि से अलग तरीका है, और पढ़ने की दृष्टि से थोड़ा सा अलग तरीका है। तो जो ये क्रिया है, ये पढ़ना क्रिया है, ये तो सकर्मक क्रिया है, बिल्कुल सही है। पर दो चीजें होती हैं, एक तो संबद्ध, और एक है आपका क्रिया का प्रयोग, और एक है आपका संबद्ध अर्थात अर्थ। यदि अर्थ की दृष्टि देखें तो ये सकर्मक है, और प्रयोग की या रूप की दृष्टि से देखें तो ये कैसी है आपकी अकर्मक है। अब क्यों है अकर्मक, इसके लिए भी वाक्य की ओर थोड़ा सा भागना पड़ता है अपन को। तो वाक्य निर्माण के 6 तत्व हैं, सार्थकता, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, अन्वय और परिक्रम। यानी वाक्य में दिए हुए शब्द कैसे होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम मतलब के स्थान पर मतवल लिख दें या बोल दें। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब है अर्थ प्रकट पूर्णतः करना। जैसे मैं जाता हूं, तो कहीं ना कहीं तो जा रहा है, तो उसको जाने वाले स्थान का नाम, वही स्थिति ये है। राम पढ़ता है, वही उसको पूरा लिखा हूं, तो यहाँ पर किसकी कमी है, आकांक्षा की। योग्यता,
वाक्य में दिए हुए पदों में आपस में योग्यता होनी चाहिए। कैसे? जैसे वह अग्नि से सींचता है, तो अग्नि में सींचने की ताकत नहीं होती है। सन्निधि, निकटता या समीपता, यानी वाक्य में दिए हुए पद पास पास होने चाहिए और बोले भी जल्दी जल्दी के बजाय आराम से बोलने चाहिए। और आराम का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही धीरे बोल दिए जाए कि मैं जयपुर जाऊंगा, और ऐसे भी नहीं कि एक साथ जल्दी बोल दे, तो इस प्रकार से बोले जाएंगे मैं जयपुर जाऊंगा। अन्वय, लिंग वचन, काल कारक, इनका सबका क्या रहना चाहिए? आपका अन्वय रहना चाहिए। जैसे राम विद्यालय जाती है, तो अन्वय सही नहीं हुआ क्रिया का राम के साथ। राम पुल्लिंग शब्द और क्रिया कैसी कर दी आपने? स्त्रीलिंग, तो अन्वय आपका सही नहीं हुआ। पदक्रम, पदों का क्रम, हिंदी के अंदर कर्ता, उसके बाद में यदि सहकर्मक क्रिया है तो कर्म, और उसके बाद में क्रिया, और इनसे पहले इनके पूरक आते हैं। एकर्मक क्रिया है तो कर्ता और सीधी क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पर किसकी कमी है? आपकी आकांक्षा की। अब देखिए कि राम पढ़ता है, अब कामता प्रसाद गुरु का भी उदाहरण दे देते हैं कि ईश्वर की कृपा से बहरा सुनता है और गूंगा बोलता है। तो यहाँ कर्म प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सभी चीजों को सुनेगा और सभी चीजों को बोलेगा। जैसे राम काशी में पढ़ता है, तो काशी में तो सभी चीजों को पढ़ रहा है वो, तो ऐसी जगह पर कर्मों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अर्थ के आधार पर तो कैसी हो गई है? सकर्मक, और रूप के आधार पर कैसी हो गई आपकी ये? एकर्मक हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब हम तो सकर्मक के उत्तर मानेंगे, परीक्षा में भी आ जाता है, तो परीक्षा में भी कभी भी आपका अर्थ या रूप कुछ भी नहीं दिया है, तो अधिकांशतः जो क्रियापन सामान्य में पढ़ते हैं वो अर्थ के आधार पर ही पढ़ते हैं। रूप के आधार पर तो वाक्य में चलती है, परंतु वो ऊपर लिखता नहीं है। वो ये ही पूछता है सीधा, इनमें से कौन सी क्रिया एकर्मक है और कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो अपन को वाक्य में से केवल क्रिया छांटनी होती है, कर्म वर्म कुछ भी नहीं देखना होता है। अब कहोगे कि साहब अब एकर्मक वालों का भी जवाब मेरे पास है, जो मैं खुद बताता हूं इसका उत्तर। क्यों है एकर्मक क्रिया? यदि इसका वाच्य परिवर्तन करोगे तो भाव वाच्य बनेगा, कर्म वाच्य नहीं बनेगा। राम के द्वारा पढ़ा जाता है, अब कर्म वाच्य तो बना ही नहीं है। अब क्या पढ़ा जाता है? कि आप कहोगे साहब पुस्तक अखबार, तो आप कहोगे पुस्तक, तो मैं कह रहा हूँ कि अखबार की बात कर रहा हूं मैं। तो आप कहोगे नंदन, तो मैं कहूंगा मैं बालहंस की बात कर रहा हूँ। आप कहोगे नाटक, तो मैं कह रहा हूं मैं तो जीवनी की बात कर रहा हूं। आप कहोगे उपन्यास, मैं कहूंगा मैं कहानी की बात कर रहा हूं। क्योंकि कर्मवाच्य में जाकर के तो क्रिया कर्म के अनुसार ही होगी। राम के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है, राम के द्वारा नाटक पढ़ा जाता है, तो इसलिए रूप कैसा हो गया इसका? एकर्मक, और प्रयोग कैसा हो गया इसका? अर्थ कैसा हो गया? सॉरी, अर्थ के आधार पर कैसी हो गई आपकी ये? सकर्मक, और प्रयोग या रूप के आधार पर कैसी हो गई आपकी ये? एकर्मक। अब इसको नहीं पच रहा है तो फिर चुनौतीपूर्ण प्रश्न आ जाइए। सकर्मक क्रिया के दो वेद होते हैं, एक कर्मक व द्विकर्मक। अब मैं कहता हूं अध्यापक पढ़ा रहा है। अब जो सहकर्मक वाले हैं उत्तर वो यही देंगे कि साहब अध्यापक पढ़ा रहा है, ये सहकर्मक क्रिया है। चलो मैंने उनका उत्तर मान लिया कि सहकर्मक क्रिया है। सहकर्मक क्रिया मैंने 100% स्वीकार कर लिया कि पढ़ाना क्रिया सहकर्मक है, कि अध्यापक पढ़ा रहा है। अब सहकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। अब आप बताइए पढ़ा रहा है एक कर्मक है या द्विकर्मक है? अब उत्तर नहीं लगने वाला कि साहब आप कहोगे कि एक कर्मक, तो भाई अध्यापक पढ़ा रहा है तो वह किसी न किसी को पढ़ा रहा है, वो छात्राओं को पढ़ा रहा है, छात्र को पढ़ा रहा है, शिष्य को पढ़ा रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं कर्म के रूप में तो। और वो भूगोल पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है? तो ऐसी स्थिति में तो ये क्या है? किसकी कमी है इसके अंदर? आकांक्षा की। किसकी कमी है इसके अंदर? आकांक्षा की। तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। ये वाक्य अपने आप में क्या नहीं है? आपका पूर्ण नहीं है। तो ऐसे स्थिति में
परीक्षाओं की दृष्टि से तो 4 विकल्प आते हैं, उनको भी बताएंगे कैसे उत्तर करना है। इसी प्रकार से आता है और उत्तर सहकर्मक में होता है, बिल्कुल सही है, माना जाता है, क्योंकि वहां पर रूप प्रयोग अर्थ कुछ भी नहीं लिखा रहता, सीधा पूछता है इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है और कौन सी सहकर्मक क्रिया है। अब देखिए मैं कुछ बता रहा हूं आपको। ये किताब है भोलानाथ तिवारी जी की। ये क्या लिख रहे हैं कि हिंदी में कुछ एकर्मक सहकर्मक धातुएं ऐसी भी हैं जो रूप के स्तर पर तो अलग अलग है, रूप के स्तर पर तो अलग अलग है, किंतु अर्थ के स्तर पर एकर्मक व सहकर्मक है। तो देखो, पढ़ना सहकर्मक है और चलना एकर्मक है। तो रूप के स्तर पर तो कैसी हैं, अलग अलग है, परंतु अर्थ के स्तर पर एकर्मक और सहकर्मक है। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो कभी तो एकर्मक और कभी सहकर्मक रूप में काम करती हैं, जैसे वह पढ़ता है एकर्मक और वह पुस्तक पढ़ता है सहकर्मक। कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो कभी तो एकर्मक और कभी सहकर्मक रूप में काम करती हैं, जैसे वह पढ़ता है, तो ये क्या हो गई एकर्मक, और वह पुस्तक पढ़ता है, और ये क्या हो गई आपकी सहकर्मक। दूसरा कह रहे हैं हाथ खुजला रहा है, यानी हाथ में स्वयं खुजली चल रही है, एकर्मक, और वह अपना हाथ खुजला रहा है, ये क्या हो गई आपकी सहकर्मक। टायर घिस गया, ये क्या हो गई आपकी एकर्मक, और पुजारी चंदन घिस रहा है, ये क्या हो गई आपकी सहकर्मक। ये तो मैंने बता दिया था कल थोड़ा सा। यही नहीं, मूलतः एकर्मक धातुओं का भी सहकर्मक प्रयोग देखने को मिलता है, एकर्मक धातुओं का भी सहकर्मक प्रयोग देखने को मिलता है, जो आपकी सहजातीय क्रियाओं में देखते हैं अपन, जैसे उसने लड़ाई लड़ी। अब देखिए अगले, किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन। ये क्या कह रहे हैं, सहकर्मक धातुओं के भी एकर्मक प्रयोग होते हैं यदि कर्म की विवक्षा वाक्य में न हो। वाक्य में किसकी विवक्षा न हो, कर्म की विवक्षा न हो, तो एकर्मक धातु सहकर्मक धातुओं के भी एकर्मक प्रयोग देखने को मिलते हैं, जैसे गोविंद काशी में पढ़ता है। अब वो तो सभी चीज पढ़ेगा वहां पर, उसको कर्म लिखने की आवश्यकता प्रकट नहीं हुई, तो क्या माना है आपका, एकर्मक माना है। क्या पढ़ रहा है यह कहना जरूरी नहीं समझा, इसलिए पढ़ का एकर्मक प्रयोग हुआ है। प्रयोग कैसा हुआ, एकर्मक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ना क्रिया सहकर्मक नहीं है, प्रयोग कैसा हुआ इसका, एकर्मक हुआ है। शब्दों के विविध प्रयोग होते हैं, एकर्मक धातुएं भी कभी कभी सहकर्मक कर ली जाती है। उसने एक अच्छी लड़ाई लड़ी, राम ने वह खेल अच्छा खेला, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई लड़ना तथा खेलना एकर्मक क्रिया है। अब कहोगे साहब खेलना तो सहकर्मक क्रिया है, ये मैं भी सहकर्मक समझता था आज से 5 साल पहले, परंतु जब मैंने गहन अध्ययन किया तो खेलना क्रिया एकर्मक है। खेल तो अब बने आपके 64 भी बहुत पहले बने हैं, परंतु उससे पहले, जैसे मान लो मेरे 10 महीने की बेटी है, वो खेल रही है, तो वो क्या क्रिकेट खेल रही है, हॉकी खेल रही है, शतरंज खेल रही है, या मोबाइल गेम खेल रही है, कुछ नहीं खेल रही, स्वयं खेल रही है। इसलिए खेलना क्रिया को किस में माना गया, एकर्मक में माना गया है, और वह क्रिकेट खेलता है, तब क्या हो गई, वो आपके सहकर्मक हो गई। इसलिए खेलना क्रिया किस में आएगी, आपकी एकर्मक में आती है। परंतु इस खेलना क्रिया को एकर्मक में 99% अध्यापक ये सीधा उत्तर देंगे सहकर्मक, जबकि खेलना क्रिया क्या है आपकी एकर्मक। ये समझ में आया, राम पढ़ता है, ये क्यों है आपके, तो रूप या प्रयोग के आधार पर तो कैसी हो गई आपकी ये एकर्मक, और अर्थ के आधार पर कैसी हो गई आपके सहकर्मक। तो आपके जो परीक्षाओं में जो प्रश्न चलते हैं वो अर्थ के आधार पर ही चलते हैं। जैसे मैदान में पशु चर रहे हैं, तो सहकर्मक है। यदि रूप और प्रयोग की बात आ जाए, क्योंकि पेपर में कभी भी व्याकरण में हमने इतनी जटिलता नहीं देखी है, पेपरों के अंदर पेपरों को कभी भी जटिल नहीं बनाया गया है। अब कहेंगे थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, सिद्ध व साधित या व्युत्पन्न।
सिद्ध धातु है, वो धातु है जो अपने मूल रूप में है, वो कहलाती है आपकी सिद्ध धातु है। और उनको यदि रूप बदल दिया जाए, यदि अकर्मक क्रियाओं को रूप बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगी आपकी, वो साधित रूप में जाके सहकर्मक बन जाएगी। जैसे सोना, तो यहाँ पर साधित रूप में क्या बन जाएगी, वो आपकी सुलाना। गिरना, तो यहाँ क्या हो जाएगी, वो आपकी गिराना। चलना, तो यहां क्या बन जाएगी आपकी, ये चलाना। देखना, ये सहकर्मक है, और ये दिखना, ये क्या हो गया आपकी अकर्मक। बजना, अकर्मक, और बजाना, ये क्या हो गया आपके सहकर्मक। जैसे हारमोनियम बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है, प्रश्न करोगे क्या बज रहा है, तो उत्तर क्या आएगा आपका, हारमोनियम। तो हारमोनियम तो स्वतः बज रहा है, अब स्वतः तो बज नहीं सकता, परंतु वाक्य की रचना इस प्रकार से की गई है कि हारमोनियम को क्या बना दिया गया है, कर्ता बना दिया गया है। तो किसको बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है। तो क्या बज रहा है, तो उत्तर क्या जाएगा आपका, हारमोनियम। फिर कर्ता कौन है, तो हारमोनियम कर्ता है। तो किसको बज रहा है, तो ये बजना क्रिया कैसी हो गई आपकी, अकर्मक। और मैं हारमोनियम बजा रहा हूं, मैं हारमोनियम बजा रहा हूं, तो क्या बजा रहा हूं, हारमोनियम, और कर्ता कौन हो गया आपका, मैं। अब देखिए, देखना से दिखना, मैं हिमालय देखता हूं, तो क्या देखता हूं, हिमालय। यहां से हिमालय दिखता है, यहां से हिमालय दिखता है। अब भाई कोई देखेगा, तो देखा है, देखेगा, मैंने बोला दिखना अलग चीज है, देखेगा, तो देखेगा कैसी क्रिया हुई आपकी, सहकर्मक, तभी तो वो दिखेगा, तो वो स्वतः ही दिख रहा है। यहां से हिमालय दिखता है, तो क्या दिखता है, तो हिमालय, और किसको दिखता है, तो कोई उत्तर नहीं है। तो दिखना क्रिया कैसी हो गई आपकी, अकर्मक, और देखना क्रिया कैसी हो जाएगी आपकी, सहकर्मक। तो इनका विविध प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो मुख्यतः जो अर्थ के आधार पर क्रियाओं को हम पढ़ते हैं, प्रयोग और रूप के आधार पर क्रियाओं को नहीं पढ़ते, इसलिए हमसे ये ज्यादा गड़बड़ी होती है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते रहें मजेदार चीजें। क्रिया के अंदर बहुत सी मजेदार चीजें मिलेंगी आपको, अभी और भी मिलेंगी द्विकर्मक क्रियाओं में, जिसमें राजा भिखारी वाले उदाहरण को लेकर काफी परिचर्चा रहती है संप्रदान कारक की, उसको भी स्पष्ट करेंगे हम कि वो एक कर्मक है या द्विकर्मक है। धन्यवाद।